एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब मर्चेंट नेवी मतलब पैसा, बस। आप किसी भी रिलेटिव फ्रेंड्स किससे ही पूछो, उसके दिमाग में ये होगा, हाँ वो मर्चेंट नेवी में सेलर है, वो पैसा बहुत कमा रहा है, बस। 45 डेज एट सी, बिना कोई पोर्ट के। वो सबसे लॉन्गेस्ट आप तक सबसे का? लॉन्गेस्ट अब तक का मेरा ओके। 45 डेज, मतलब 1.5 महीना। हम्म। कोई नहीं। और एक वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे 10 डेज इन एनी डायरेक्शन लैंड नहीं है, अच्छा। किसी भी डायरेक्शन में। मतलब वो जहाज ऐसे पॉइंट पे है कि तू 10 दिन तक कहीं पे भी चले जा, लैंड नहीं है। जो रिस्क हम लोग फेस करते हैं, हम लोग एक्चुअली अपने जो लाइव्स है उसको रिस्क पे रखते हैं। एज सिंपल एज दैट। अभी आजकल क्या हो गया कि आप पेपर में देखोगे तो बहुत सारे एडवर्टाइज आपको दिखते हैं, हाँ। मर्चेंट नेवी यस। वांटेड, और बहुत एक बड़ी सी एक अमाउंट लिख देंगे, यस। जिसमें वो कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, बट दैट हम्म। इज़ अ फ्रॉड। मतलब जो अपना कार्गो होल्ड जहाँ पे हम लोग कार्गो स्टोर करते हैं हाँ ना, हाँ। उसके अंदर जाके हम लोग मस्त क्रिकेट खेल रहे थे। आइडिया है लोगों के दिमाग में ना कि मर्चेंट नेवी में लोग बहुत घूमते हैं, बहुत वो है। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। थोड़ा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म वहाँ पे फॉर्म हो रहा था, तो हम लोग फंस गए थे मतलब हम्म। उसमें। उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था। उस टाइम पे लग रहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई अभी। बाकी सब अलग है, बचेंगे मैं तो बचेंगे, ठीक जान का खतरा तो है। है। गणपति को नारियल चढ़ाऊंगा मैं। यही पे विसर्जन होगा। पार्टीज भी होती है जहाज पे, मैं देखो बताता हूँ। जी। आना है तो बस ड्राई में आ जाओ। नोट डाउन कर लो सब लोग, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। स्पेशली जो लोग पीते वो लोग तो नोट डाउन कर ही लो। एक्चुअली मर्चेंट नेवी बहुत एक अंडररेटेड प्रोफेशन है, हम्म। जिसको बोलते हैं ना, जिसका ड्यू क्रेडिट हम्म। उसको मिला नहीं अभी तक। नमस्कार, बातचीत विद स्वप्निल के नए एपिसोड में मैं स्वप्निल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास है क्योंकि आज का एपिसोड मेरे भाई के साथ है। मेरे भाई का नाम है अजिंक्य अष्टेकर, जो कि मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर है। आज के एपिसोड में हम लोग ने कोशिश की है कि मर्चेंट नेवी और उसके रिलेटेड के जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करने के लिए, क्योंकि हमें ये एक एपिसोड एक मर्चेंट नेवी के लिए एक गाइडेंस एपिसोड करके शूट करना था, जिसमें हम लोग ने मर्चेंट नेवी के रैंक्स, मर्चेंट नेवी का लाइफ, समुंदर में कैसा लाइफ होता है, समुंदर के बाद कैसा लाइफ होता है, मर्चेंट नेवी ऑफिसर की एक पर्सनल लाइफ कैसे होती है, जिसके वजह से उन्हें क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम लोग ने कवर किए हैं। हम लोग ने कोशिश की है कि ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, एंड मुझे उम्मीद है ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस आपके आपके लिए एक ही गुजारिश है कि बस इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मज़े लीजिए। नया पॉडकास्ट बनाने के लिए हम लोग के लिए एक स्पेशल गेस्ट की ज़रूरत थी। जो स्पेशल गेस्ट हमारे चैनल पे फाइनली आ चुके हैं। एंड अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा मैं क्योंकि मेरा भाई है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू। एंड कैसा लग रहा है आके वापस? फील्स लाइक होम। हमेशा जब भी तेरे घर पे आता हूँ, घर की जैसी फीलिंग आती है। नहीं वो तो ठीक है, बट अभी ये नया सेल करके आए और अभी ताज़ा ताज़ा एकदम आया है, तो फिर कैसा लग रहा है? सेल के बाद हमेशा एक एक एग्जॉशन रहती है, मेंटली भी फिजिकली भी। क्योंकि जो हम लोगों का एक 6 महीने का एक टेन्योर होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें जो हम लोगों का, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर्स को जो फिजिकल अमाउंट ऑफ जो लेबर लगती है ऑन बोर्ड शिप, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। तो उसके बाद में एक 6 महीना कंटिन्यूस काफ़ी एक टफ लाइफ हो जाती है हमारे लिए। तो उसके हिसाब से जब भी घर पे आते हैं तो एक थोड़ा माइंडसेट फ्री रहता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है, बॉडी को भी वो ज़रूरत होती है एक ब्रेक की। तो हम लोग ये एपिसोड ही स्पेशली मर्चेंट नेवी एंड उसके रिलेटेड चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मालूम है इस चीज़ के बारे में। हाँ सही। तो एग्जैक्टली मर्चेंट नेवी क्या होता है एंड कैसे चलता है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? ठीक है, अभी मैं तेको ऑडियंस के लिए एकदम बेसिक से चालू हाँ हाँ। करता हूँ। हाँ, ऑडियंस के लिए भी बेसिकली, और मेरे लिए भी। हाँ तेरे लिए भी। तो दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स हैं, मर्चेंट और नेवी। नेवी का मतलब तेरे को पता है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सी और ओशन या जो भी है उससे। अब इसमें नेवी में दो टाइप की नेवी होती है। एक होती है इंडियन नेवी, या जो किसी भी कंट्री की एक डिफेंस होता है, जो जिनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपने कंट्री की हिफाजत करना, रक्षा करना, जो भी सेफ गार्ड इट्स बाउंड्री, मैरी टाइम बाउंड्री, वो सब। दूसरी नेवी होती है जो जिसमें हम लोग आते हैं, जिसको कहते हैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी का जो काम होता है वो ये है कि
to move and to transport the cargo and goods from one country to other. As simple as that. ठीक है, तो जो तेरे को पता है जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड होता है 80 to 85% बाई शिपिंग होता है जो हम लोग करते हैं. ठीक है, बहुत ही कम एयर से होता है, उससे भी कम रोड से होता है. बिकॉज ऑब्वियसली अभी तू यहाँ से अगर तेरे को कुछ अमेरिका भेजना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बाय रोड तो पॉसिबल है ही नहीं बेसिकली. एयर से भी बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द फ्रेट का जो चार्जेस है उसकी वजह से. और एक प्लेन की कैपेसिटी एज कम्पेयर टू शिप काफ़ी कम होती है और इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी फीजिबल इकोनॉमिकली फीजिबल टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय शिप. ठीक है, तो ये हो गया तेरा मर्चेंट नेवी का काम. ओके. एंड उसका प्रोसेस कैसे चलता है, लाइक उसका लाइक कोऑर्डिनेशन और उसका बैकग्राउंड का जो काम है वो एग्जैक्टली कैसे चलता है, लाइक एक बेसिक टर्म्स में. को बताता हूँ. अभी जैसे मर्चेंट नेवी में बहुत सारे टाइप के शिप होते हैं. उसमें ऑयल कैरियर जिसको हम लोग ऑयल टैंकर बोलते हैं, जिसमें जैसे हम लोग इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, जो हम लोग पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम लोग मोस्टली गल्फ कंट्रीज से करते हैं और आजकल रशिया से भी कर रहे हैं अगर तूने न्यूज़ सुनी हो तो. उसके बाद आते हैं बल्क कैरियर्स जिस पे मैं सेल करता हूँ. बल्क कैरियर्स जो है वो सीमेंट हो गया, ग्रेन्स हो गए, जो अपना वीट हो गया, या जो भी ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं मस्टर्ड सीड्स, या फिर हो गया तुम्हारा सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया. तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको हम बड़े बड़े होल्ड्स होते हैं हमारे शिप पे. जो वो कंटेनर्स रहते हैं बड़े बड़े. कंटेनर नहीं, कंटेनर अलग टाइप के शिप्स होते हैं. कंटेनर्स पैक्ड होते हैं. ठीक है, और एक शिप पे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं. ठीक है, वो दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ शिप्स. उसमें क्या जाता है, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, या जो थोड़े डेलिकेट होते हैं बेसिकली, फुटवेयर, कपड़े, या जो भी इस टाइप के आइटम होते हैं वो कंटेनर्स में जाते हैं क्योंकि कंटेनर पैक होते हैं, सिक्योर होते हैं. बल्क कैरियर्स में ऐसा नहीं होता. बल्क में एक एक कार्गो होता है जो बल्क में एक किसी टैंक में, जैसे अभी तू एक मान ले एक ट्रक है, ट्रक में तू अभी क्या क्या डाल सकता है. ट्रक में एक तू मान ले एक ब्रिक्स का पूरा एक ट्रक भर सकता है ना. तो वैसे ही एक बड़ा सा ट्रक मान ले एक शिप को, तो उसमें बहुत सारे होल्ड है, उसमें तू अलग अलग कार्गो लोड कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वीट, जैसे मैंने तेरे को बताया. तो इस टाइप के अलग अलग शिप्स हैं. इसकी तरह एलपीजी का एक अलग टाइप का शिप होता है, जो हम लोग एलपीजी, जो को पता ही है कि जो सीएनजी वगैरह होता है, गैस बेसिकली जैसे ऑयल टैंकर होता है वैसे ही गैस कैरियर होता है. ठीक है, तो वो एक अलग टाइप का शिप है. इसी तरह एक शिप होता है रोरो. रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ. ये होता है कार कैरियर. तेरे को पता है जो इम्पोर्टेड गाड़ीज आती है कोई भी, जैसे अभी BMW है जो हम लोग के इंडिया में नहीं बनती मैन्युफैक्चर, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो कैसे आती है, वो भी शिप से आती है. ठीक है, तो उसको उसका स्पेशल टाइप का शिप होता है, उसको कहते हैं रोरो. ठीक है, उसके अलावा एक और टाइप का शिप होता है जिसको कहते हैं सबमर्सिबल. सबमर्सिबल क्या करता है, वो शिप आधा पानी के नीचे चला जाता है और कुछ अगर हैवी आइटम होता है तो उठा के वापस दूसरे जगह पे लेके जाता है. तो ये सब कुछ टाइप है शिप्स के. और इसके अलावा क्या जानना चाहता तो इसमें ये सब कैरी करके ट्रैवल करना है? एंड प्लस तुम लोगों को वो सब कंट्रोल करना, ये मतलब ये सुनने के लिए तो थोड़ा लोगों के लिए थोड़ा बहुत ओके ओके है, बट ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो इसका डिफिकल्टी क्या, इतना डिफिकल्टी है जो नॉर्मल लोगों को पता है नहीं यूजुअली, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मतलब पानी में 6 महीने रहना, ये तो एनी विच वेज वो डिफिकल्ट चीज़ है, बट स्टिल ये सब कैरी करके फिर पानी में रहना. देखो क्या है कि शिप की लाइफ इतनी टफ क्यों होती है मैं बताता हूँ. अभी जैसे तुमको मंडे टू फ्राइडे कर लिया, उसके बाद एक वीकेंड मिलता है जहाँ पे आदमी चिल करता है, रिलैक्स करता है, दोस्तों के साथ बाहर जाता है वीकेंड्स पे, कहीं पे भी जो भी प्लान्स होते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑफिस के बाद आ गए, अरे क्या करना है अभी, थोड़ा बाहर चलते हैं घूमने, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ खाना खाने चलते हैं कहीं पे. ये एक चीज़ हो गई. ठीक है, उसके बाद कभी कभी लगता है अरे यार काफ़ी दिन हो गए शॉपिंग नहीं करी, चलो चल के शॉपिंग करते हैं, किसी मॉल में जाते हैं हम लोग. ये सब चीज़ सी में पॉसिबल नहीं है. एज सिंपल एज दैट. हम लोग आते हैं सुबह ड्यूटी करते हैं, शाम को जाते हैं अपने केबिन में सो जाते हैं, नेक्स्ट डे सेम सेम वही 12 आवर्स का शिफ्ट रहता है तुम लोगों का, राइट? डिपेंड करता है एक्चुअली. हमेशा 12 तो नहीं होता, मिनिमम 10 to 12 पकड़ सकते हैं. ठीक है, कभी कभी हम लोग पोर्ट्स पे होते हैं तब हाँ ऑब्वियसली हम लोग जैसे एक जनरल ये है, मतलब एक
आइडिया है लोगों के दिमाग में ना कि मर्चेंट नेवी में लोग बहुत घूमते हैं, बहुत वो है। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं है, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। वो एक एडेड एडवांटेज है वो एक एडेड एडवांटेज है, और प्लस मेरा ऐसा मानना है कि द अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर पेइंग अस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू वट वी आर फेसिंग द रिस्क। जो रिस्क हम लोग फेस करते हैं, हम लोग एक्चुअली अपनी जो लाइव्स है उसको रिस्क पे रखते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि तेरे को पता है जहाज पे डॉक्टर नहीं होता। अच्छा, हाँ, मतलब जहाज पे मर्चेंट कोई डॉक्टर नहीं होता। कार्गो शिप में भी कोई डॉक्टर या फिर नहीं, कोई फिजिशियन वगैरह कुछ भी नहीं नहीं। रहता? तो इसमें क्या होता है, जहाज पे जो अपना कैप्टन होता है, जहाज का कैप्टन, और जहाज पे एक सेकंड ऑफिसर बोल के एक रैंक है, एक बंदा है ऑफिसर्स में। उन लोगों को एक स्पेशल कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो इन केस अगर जहाज पे किसी को कुछ हो गया, तो अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ है, तो फिर ओनली कैप्टन एंड सेकंड ऑफिसर आर। सेकंड ऑफिसर भी एक सिर्फ रिलेटिवली छोटे कैपेसिटी में काम करता है। मोस्टली इट इज़ द कैप्टन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव मेडिसिन या इंजेक्शन या कुछ भी फर्स्ट एड या ऐसा है, तो वो भी कैप्टन शोर से पूछ के और फिर ही करता है इन जनरल केसेस। तो एज सच ऐसी कोई रैंक नहीं है डॉक्टर की ऑन मर्चेंट वेसल्स। हाँ, क्रूज शिप की बात अलग है, बिकॉज क्रूज शिप में देर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, पैसेंजर्स है, सब कुछ है। तो वहाँ पे दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। वो आप मर्चेंट नेवी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, बट इसमें कोई डॉक्टर नहीं, होता ही नहीं। इसमें डॉक्टर नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जितने भी सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं किसी भी रैंक में, एक्स वाई जेड, उनको एक पर्टिकुलर कोर्स करना ज़रूरी है, दैट इज़ मेडिकल फर्स्ट एड। हाँ, सबको, दैट इज़ मैंडेटरी, मतलब उसके बिना आप जा नहीं सकते। फर्स्ट एड हुआ ना, लाइक एग्जैक्टली डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। हाँ, नहीं, नो, देयर इज नो हाँ। डॉक्टर। तो ये जो भी कोई कोर्स रहेगा या फिर ये जो भी कोई मेडिकल कंडीशन हैंडल करेंगे, तो वो एज अ फर्स्ट एड हैंडल करेंगे, लाइक फर्स्ट रिस्पॉन्स जो भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को कुछ ठीक नहीं लगा या फिर ऑन ड्यूटी उसको कुछ इंजरी हुआ या फिर जो भी कुछ हुआ, तो ये जो उसके ऊपर इलाज करेंगे वो एज अ फर्स्ट एड रहेगा, नॉट फ्रॉम डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव। एक्चुअली बोल सकते हैं वैसा भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुझे कल को काम करते हुए चोट लग गई, हाथ तेरा कट गया, तो तू क्या करेगा? सिंपल है, डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। तो वहाँ पे डॉक्टर के पास न जाके या तो कोई सेकंड ऑफिसर के पास जाएगा या कैप्टन के पास जाएगा। और उससे पहले, मतलब ये दूसरी स्टेज हो गई, ये तब जाएगा जब व्हेन थिंग्स आर मच मोर बैड। ओके, उससे पहले ही अगर मान ले मेरे डिपार्टमेंट का कोई बंदा है जिसको चोट लग गई, तो हमारे इसमें हर जगह पे फर्स्ट एड किट्स होती है। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट्री फर्स्ट एड और मेडिकल फर्स्ट एड एडवांस दोनों का कोर्स कर रखा है। सो आई नो हाउ टू ट्रीट अ कट। उसके बाद में अगर तेरे को कुछ, मेरे को इंट्रावेनस इंजेक्शन भी देना है तो मुझे पता है। इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुझे सीपीआर कैसे देना है या डिफिब्रिलेटर कैसे यूज़ करना है। तो इनकेस अगर तुझे शॉक भी लगता है तो आई कैन ट्रीट यू। तो इस तरह से हर एक बंदे के पास एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है जिस पे वो लोगों को ट्रीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या कोई कुछ मेजर कुछ इशू है, सीवियरली इंजर हो गया, तो उस टाइम पे हमारी शिप कॉल करेगी शोर को, एंड वी विल आस्क फॉर अ मेडिवैक बाय हेलीकॉप्टर और लोकल कोई शिप या कोई ऐसा छोटा बोट वगैरह, जो भी अपना नियरेस्ट पोर्ट होगा, पोर्ट ऑफ कॉल, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडियन ओशन में हैं और हमारा शिप में भी श्रीलंका के पास में है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग श्रीलंका को कॉल करेंगे कि वहाँ से जो भी श्रीलंका का पोर्ट है वहाँ से तुरंत हेलीकॉप्टर भेजो या जो भी भेजो, बोट भेजो और इस बंदे को इवैक्यूएशन करके लेके जाओ। अगर दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो वी विल डाइवर्ट अवर शिप टू द नियरेस्ट पोर्ट। फिर वो कार्गो डजेंट मैटर, पहले वो उस बंदे की सेफ्टी मैटर्स। तो अगर वो एक बंदा भी रहेगा उसके लिए पूरा शिप मूव हो सकता है, अगर उतना इमरजेंसी है तो। ओके, अभी इसके लिए मैं तेरे को शिप पे जो स्ट्रक्चर है वो मैं तेरे को बताता हूँ। पहले इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ जाना है, शिप पे क्या करना है एक्चुअली। तो शिप पे दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है आपका डेक डिपार्टमेंट, और एक होता है इंजन। सो इंजन में क्या होता है, और शिप में ब्रॉडली दो कैटेगरीज है, एक होती है रेटिंग्स की, एक होती है ऑफिसर्स की, जो दोनों डेक और इंजन दोनों में है। मतलब रेटिंग भी डेक में है और ऑफिसर्स भी डेक में है। इंजन रूम में भी रेटिंग्स है और इंजन रूम में भी ऑफिसर्स है, ऐसा। ठीक है,
तो ये रेटिंग्स तो अलग अलग डिपार्टमेंट इंजन और डेक अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनके जो कैप्टन है दैट कंट्रोल्स मोस्टली द डेक डिपार्टमेंट, बट कैप्टन इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द शिप। चीफ इंजीनियर कंट्रोल्स द इंजन डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं रैंक्स बताता हूँ। जैसे इंजन डिपार्टमेंट में बात करता हूँ मैं। इंजन डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है? चीफ इंजीनियर जो सबसे ओवरऑल ये है इंचार्ज सारी मशीनरीज का। जो ये इंजन डिपार्टमेंट है, ये डेक वाला रहता है कि जो दूसरा वाला रहता है कैटेगरी वो है? नहीं, ये इंजन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ओके। डेक डिपार्टमेंट एक दूसरा डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एक है रेटिंग्स, एक है ऑफिसर्स। ओके। अभी क्लियर हुआ? हाँ, तो ऑफिसर्स के अंदर कौन आता है? इंजन में चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, फिफ्थ इंजीनियर और कैडेट, इतने लोग आते हैं। डेक डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स में कौन आता है? कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और कैडेट। ठीक है, इतने लोग डेक डिपार्टमेंट में आते हैं। डेक डिपार्टमेंट वालों का काम क्या है? दे हैव टू कीप द वॉच फॉर नेविगेशनल पर्पस। मतलब बेसिकली वो जहाज चलाते हैं ऊपर से। मतलब जिसको बोलते हैं ना अभी स्टेयरिंग, स्टेयरिंग उनके पास है, लेकिन इंजन हमारे पास होता है। ठीक है, तो उनका काम ये होता है कि वो लोग पैसेज प्लान करते हैं कि लेट्स फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई से दुबई जाना है, तो जो सेकंड ऑफिसर है उसका काम ये है कि वो पूरा देखेगा, मैप चार्ट वार्ट देखेगा, उसमें वो देखेगा अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे ऐसे जाना है। जैसे हम लोग अगर रोड, हम लोग शोर पे क्या करते हैं, गूगल मैप में डाल देते हैं, वो अपने को मैप बता देता है। लेकिन समंदर में कोई गूगल मैप नहीं है, ठीक है, वो मैन्युअली करना पड़ता है। तो सेकंड ऑफिसर का काम यह है कि वो पैसेज प्लान करता है पूरा। ठीक है, थर्ड ऑफिसर का काम होता है कि जो भी जितना भी तेरा लाइफ सेविंग अप्लायंसेस है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, उसका वो इंचार्ज है, थर्ड ऑफिसर। चीफ ऑफिसर का काम है कार्गो का, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसका। उसका काम ये है कि कार्गो जब भी आ रहा है, कितना लेना है, कौन से होल्ड में लेना है, कभी डिस्चार्ज करना है, कितना डिस्चार्ज करना है। शिप का कैपेसिटी क्या है, हाँ, फिर उसके ऊपर कितना आ यस, सकता है करेक्ट एंड ऑल वो करेक्ट सब। करेक्ट, वो ओके। चीफ ऑफिसर का काम है। सेम इसी तरह इंजीनियर्स का क्या होता है? इंजीनियर्स का, हर एक इंजीनियर्स की कुछ कुछ मशीनरीज डिवाइडेड होती है जहाज पे। सेकंड इंजीनियर की जो मशीनरी है वो तेरा जो शिप का जो पूरा मेन इंजन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। शिप का इंजन बहुत बड़ा होता है, अपने कार का इंजन तो छोटा सा होता है जो आगे में लगा रहता है। एक शिप का इंजन बहुत बड़ा होता है, जो मोस्टली एक 4 स्टोरीज बिल्डिंग होती है ना, एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की बिल्डिंग इमेजिन कर ले, उतना बड़ा जहाज का शिप होता है। ठीक है, इंजन, सिर्फ इंजन बोल रहा हूँ मैं, बाकी की मशीनरी नहीं, सिर्फ इंजन जो चलाता है एक्चुअली जहाज को। तो ये आता है सेकंड इंजीनियर के अंडर में। थर्ड इंजीनियर जो मैं हूँ, थर्ड इंजीनियर के अंडर में आता है बॉयलर, जनरेटर, प्यूरीफायर, कंप्रेसर, ये सब जो मशीनरीज है ये इसके अंडर में आती है थर्ड इंजीनियर के। तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मशीनरीज अलग अलग इंजीनियर्स को डिवाइडेड है, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज है चीफ इंजीनियर। मतलब मैं चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करता हूँ। तो अगर कोई है जिसको मर्चेंट नेवी में जाना है, हाँ, तो उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको करना क्या है, एग्जैक्टली ये सब में से करना क्या है। एग्जैक्टली, और सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मर्चेंट नेवी में क्या क्या होता है, हाँ, एंड देन वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये सब में से मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, यस, एंड देन ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि बाबा हाँ अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे फर्स्ट इंजीनियर बनना है, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन है वो करूँगा, ऐसे है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम बेसिक एग्जांपल लेते कि 11th 12th एंड उसके बाद में 12th स्टैंडर्ड कोई कॉमर्स में करे, फिर उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बीकॉम करना है, बीएमएम करना है, बीएमएस करना है, बट 12th स्टैंडर्ड तो सबको करना ही पड़ता है। स्टैंडर्ड मिनिमम है। मैं बताता हूँ एक चीज़ और, तो इंजन डिपार्टमेंट में आने के लिए यू हैव टू बी एन इंजीनियर फर्स्ट। ठीक है, यू हैव टू बी अ मैकेनिकल और अ मरीन इंजीनियर और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, अभी शिप में एक और इंजीनियर होता है जिसका मैं बताना तेरे को भूल गया, वो है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है। सो अगर किसी को इंजन डिपार्टमेंट में आना है जहाज के, तो ही हैज़ टू कंप्लीट हिज 12th एंड ही हैज़ टू कंप्लीट एनी वन डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स मैकेनिकल, मरीन और इलेक्ट्रिकल। तो वो पर्सन के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूँ तो वो जहाज पे जा सकता है। अगर इन केस ही डजेंट वांट टू बी एन इंजीनियर, इफ ही वांट्स टू स्टार्ट अर्ली, देन ही कैनॉट जॉइन द इंजन डिपार्टमेंट बट ही कैन जॉइन द डेक डिपार्टमेंट। तो 12th के बाद में आपको एक डिप्लोमा करना पड़ता है जिसको डीएनएस कहते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, वो आप हमारे इंडिया में एक एग्ज़ाम होती है उसको कहते हैं IMUCET।
ठीक है, IMU CET। तो IMU CET के बहुत सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। तो वो एग्ज़ाम देके आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज से DNS की डिग्री मतलब डिप्लोमा करके और आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। उसके इंडिया में बहुत सारे हाँ, इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे। ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट? बहुत सारे जो मैं फेमस बता देता हूँ, कुछ कुछ जो फेमस है, जैसे मैंने जहाँ से किया मैं उसका बताता हूँ। मैंने तो एंग्लो ईस्टर्न से किया था। तो एंग्लो ईस्टर्न मेरी टाइम एकेडमी एक है, वो कहाँ पे? वो करजत में, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। हाँ, मुंबई में। उसके बाद एक तोलानी बोल के है, एक TS रहमान, वो भी मुंबई में, और वो अपना नावा में, नावा शिव हाँ, हाँ। उधर है। उसके बाद एक ग्रेट ईस्टर्न, ऐसे बहुत सारे, समुद्रा, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है हर जगह है। तो चेन्नई में ये जो सीमेट है, जो नाम बताइए, ये रिनाउंड है? रिनाउंड है। मतलब ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बताना चाहता हूँ तेरे ऑडियंस को, कि जो भी नए लड़के आते हैं ना, अभी आजकल क्या हो गया कि आप पेपर में देखोगे तो बहुत सारे एडवर्टाइज आपको दिखते हैं, हाँ। मर्चेंट नेवी यस। वांटेड, और बहुत एक बड़ी सी एक अमाउंट लिख देंगे, जिसमें वो कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, बट दैट इज़ अ फ्रॉड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक लोगों के साथ फ्रॉड होता है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आया था कि अगर किसी को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे फ्रॉड केसेस बहुत सारे लोगों के साथ भी होते रहेंगे, या फिर कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता रहेगा कि आप इतना इतना अमाउंट भरो, हाँ, आपको उसके अंदर हाँ, डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा विदाउट एनी कोई टेस्ट वगैरह दिए बिना। यस। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोगों का ये क्वेश्चन था कि बेसिक स्टेप्स क्या है बेसिक चीज़ ये कि आपको पहले IMU CET क्लियर करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग करने के बाद? वो अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो। अगर आपको डेक में जाना है तो 12th के बाद में आप IMU CET दे दो। उसके बाद में किसी भी एक DNS का अच्छा जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, सिर्फ उन्हीं से आप ये करो। सबसे मेन चीज़ है कि जो एफिलिएटेड है उन्हीं से करो। अगर आप कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ते हो तो आप उसके बारे में पहले इंक्वायरी करो कि क्या वो IMU के साथ एफिलिएटेड है या नहीं है। क्योंकि क्या करते हैं लोग, एडवर्टाइजमेंट में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट लिख देंगे सैलरी में, बट आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपसे सबसे पहले वो पैसे मांगेंगे। वो बोलेंगे कि मेरे को 5 लाख दे दो या 6 लाख रुपए दे दो तो मैं आपको जहाज़ पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, एंड यू हैव टू डू ऑल दिस। लेकिन उसमें बंदा फंस जाता है। उसमें वो आपको जहाज़ पे चढ़ा भी देगा, पर एक बार अगर आप जहाज़ पे चढ़ जाते हो तो उसके बाद में आप, अगर वो कोई बहुत ही लो स्टैंडर्ड की कंपनी है, तो आप उसमें लिटरली फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे लोग लिटरली फंस गए हैं जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते। सेफ्टी हैजर्ड्स? नॉट ओनली सेफ्टी, आपको अगर वो वेजेस ही नहीं देगा जहाज पे आप हो तो आप क्या करोगे? मतलब शिप पे जाने के बाद वेजेस कम देंगे नहीं, अगर वो देंगे ही नहीं तो भी आप क्या कर लोगे? मुझे बताओ। ये भी सिचुएशन होता यस, है? अगर अगर बहुत बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोगों को वेजेस का प्रॉब्लम है, जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, आपको हाइजीन का इशू है, फूड का इशू है, सेफ्टी हजार्ड्स तो है ही है। तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप आंखें बंद करके पेपर मत देखो। सबसे पहले किसी एक ऐसी इंस्टीट्यूट को आप प्रेफर करो जो एफिलिएटेड है IMU के साथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। तो ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो लोगों को ध्यान में आना चाहिए यस, बिफोर बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, बस मर्चेंट नेवी। बस। ओके। एंड सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि मर्चेंट नेवी एग्जैक्टली है क्या, यस। उसमें मुझे, अगर मुझे जाना है तो मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, अगर मुझे ये डिपार्टमेंट में जाना है तो मुझे उसके रिलेटेड क्या है जो कोर्सेज वो यस, करने वो पड़ेंगे। करना। इसके साथ कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट ऐसा स्पेसिफिक है? हाँ, फिजिकल रिक्वायरमेंट DNS के लिए है। जो नॉटिकल जो डेक डिपार्टमेंट जाते हैं उनके लिए है, क्योंकि एट सी आपको ऑब्वियसली फिट होना ही पड़ता है। आप अनफिट होकर तो जा ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि हर एक सेल से पहले आपका एक पूरा थॉरो मेडिकल चेकअप होता है। मेरा भी होता है हर बार जब भी मैं जाता हूँ। अच्छा, हर मतलब एक सेल से पहले सेल के पहले होता है? मुझे एक पूरा बॉडी का मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है, विच इंक्लूड्स MRI, ECG, CT स्कैन, ये सब। मतलब CT स्कैन नहीं, मतलब आपका अल्ट्रासाउंड, उसके बाद फिजिकल चेकअप, आंखों का चेकअप, ऑडियोमेट्री, एवरीथिंग। तो वो तो है ही। और उसके ऊपर एक चीज़ और है कि जब भी आप ये करते हो, जहाज़ पे जाते हो, तो उसके पहले आपका मेडिकली फिट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाज़ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ये जैसे मैंने पहले बताया था। राइट। ठीक है। तो फिजिकली फिट मतलब और कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है कि उसका हाँ, वेट उसका शुड बी दिस मच, हाइट इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ? एक्चुअली जो वेट और हाइट का है उसको BMI कहते हैं हम लोग। हाँ। तो BMI के वो जो एक रेंज है BMI की, आई थिंक 18 to 24 BMI का रेंज होता है, उसके अंदर तो आपको रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा डेक डिपार्टमेंट का एक आईसाइट का भी एक ये है रेगुलेशन, उसमें आपको शायद 6/6 ज़रूरी है। ठीक है,
तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो आईएम एक कैसे कहते हैं उसको, आईएमओ का एक पूरा एक सर्टिफाइड चेकलिस्ट है। ओके। हर एक शिप पे जाने वाले बंदे के लिए आपको वो चेकलिस्ट के हिसाब से सारे टेस्ट में क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप जहाज फॉरेन गोइंग शिप्स नहीं जा सकते। सिंपल। तो इसमें सरप्राइज चेक्स वगैरह भी होते हैं? प्राइज नहीं, इसमें हर एक रैंक के हिसाब से आपकी फिजिकल ये चेकअप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैडेट का मेडिकल का जो क्राइटेरिया होगा वो कैप्टन के जैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक कैप्टन एक एजेड बंदा होता है। एक एज के साथ आपको थोड़ी सी लीनियंसी भी रहती है और कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे फोकस भी रहता है। फॉर एग्जांपल आपका एक रैंक के बाद में स्ट्रेस टेस्ट होता है ट्रेडमिल पे, तो आपको वो उतना देर आपको ट्रेडमिल पे ये करना है, ट्रेड करना है, और वो अगर आप क्लियर करोगे तो ही आप जा सकते हो। ठीक है, हर एक रैंक का अपना एक ये होता है, क्राइटेरिया होता है। तो ऐसा है। इतना सब इन्फॉर्मेशन जो तूने अभी बताया वो सच्ची में बहुत इन्फॉर्मेटिव है एंड सब लोगों को बहुत काम आएगा। बट सीरियस सीरियस बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट बताना कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस, मतलब शिप पे सेल करने का, क्योंकि सब लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है एंड बहुत कम लोग हैं इनको ये इस टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसमें अच्छा भी होगा, मे भी थोड़ा बहुत बुरा भी होगा, बट ओवरऑल कैसे एक्सपीरियंस रहता है? मज़े तो तुम लोग करते हो यार, मतलब ऑनेस्टली ऐसे नहीं है कि तुम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम 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 करते हो, तुम लोग के साथ तुम्हारी कंपनी भी अच्छी रहती है, तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते रहेंगे, नमूने मिलते रहेंगे। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस ओवरऑल? ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं जहाज पे पहली बार। ये तो अगर अगर बढ़िया नहीं होता तो कोई जाता ही क्यों, सिंपल सी बात है ना। हाँ, पैसा अलग चीज़ है, वो भी है, बट फिर भी ओवरऑल चीज़ बढ़िया है। ओके, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट इट इट इज़ समथिंग, बट ठीक है, मतलब लेट्स नॉट गेट हाँ, इनटू let's not get इट, into वो अलग एक पॉडकास्ट बनेगा अपना चलेगा। उसके रिगार्डिंग में। बट बिकॉज इस टाइप के हमारे बैक ऑफ द कैमरा हमारी जो बातें होती है, अगर वो ऑन स्क्रीन आई तो शायद हम दोनों को यूट्यूब से बैन कर देंगे लोग। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। चलेगा बट हाँ, चलेगा। योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। देखो ऐसी बात नहीं हो, हर एक कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मर्चेंट नेवी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीरियस ही चीज़ें हैं। हाँ, रिस्क हर जगह है, रिस्क कहाँ नहीं है। इवन एविएशन में भी रिस्क है, मर्चेंट नेवी भी रिस्क है, काफ़ी सारे हैं। बट जो एक लाइफ होती है मर्चेंट नेवी की, वो आपको हर जगह नहीं मिल सकती। वो तूने सही बोला कि जो आप जहाज़ पे एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें, जैसे मैं तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे एंकर पे। तो ऑस्ट्रेलिया में भाई मैं ऐसे ही डेक पे था, कुछ काम कर रहा था, तो आउट ऑफ रैंडम मुझे एक वेल दिख गई। मतलब मैं डेक पे हूँ और मुझे मेरे पास, मतलब ये इतनी कॉमन चीज़ हो गई मेरे लिए कि अभी हर कोई इसको फैदम नहीं कर सकता ना। आउट ऑफ रैंडम तुझे कहीं एक वेल दिख गई, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है। लाइक वो प्रॉपर प्रॉपर जो ब्लू वेल जैसे रहती है वैसे ही? अरे मैं तेरे को बताता हूँ, अभी तो मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6 टाइप की तो वेल मैंने देख ली होगी। हाँ, और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कनाडा में हम लोग जब जाते थे, तो कनाडा में एंटर करने से पहले एक जो सेल करते हैं सेलर्स, उनको पता होगा, वहाँ पे एक प्रॉपर एरिया है जिसको बोलते हैं वेल एरिया। अच्छा, ठीक है, तो जो हमारा शिप वहाँ से जाता ये है, पैसिफिक के पैसिफिक। अटलांटिक, ओके ओके ओके। तो अटलांटिक मतलब जो अपना ईस्ट कोस्ट है कनाडा का, उधर से। तो वहाँ पे जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे एक एरिया है जिसको बोलते हैं व्हेल एरिया, और वहाँ पे शिप की जो स्पीड है वो हम लोग कम करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो कम क्यों करते हैं, कम इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्हेल्स है उनको, जो उनकी मीटिंग होती है, तो उसमें जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स जो जाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंडर सी, क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसकी कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शिप्स वहाँ पे स्पीड कम करते हैं, ताकि वो वेल का जो नॉर्मल साइकिल है वो चलता रहे। तो वहाँ पे जब तुम वेल एरिया में जाएगा तो वहाँ पे तो बाहर जैसे ही निकलोगे तो 3-4 वेल तो दिखी जाती है। वो एंड प्रॉपर वो जैसे दिखाते हैं ना, लाइफ ऑफ पाई में देखी हुई हाँ तो हाँ ना, वो हाँ, ऐसे करके ऊपर, सेम, क्या एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया एकदम, वो फवारा ववारा मारती है ऊपर, मस्त। एंड हर टाइम हमारे पास मोबाइल या फिर कैमरा नहीं रहने होता, का हमारे पास एडवांटेज तो नहीं नहीं होता। होता, वही है। बट जो हम लोग विजुअल्स देखते हैं विजुअल्स, बस और वही। एक चीज़ बताऊँ मैं तेरे को, उस टाइम पे ना ऐसा लगता भी नहीं कि जाके मैं दौड़ के कैमरा ले आऊँ, क्योंकि वो चीज़ इतनी ये है ना, मैग्निफिसेंट है, मतलब वो देख के ऐसा लगता है कि
एंड मे बी सिविल इन द फिजिकली पॉसिबल भी होता नहीं होगा कि हर टाइम कि तू हाँ वही जाएगा एंड वही है। फोन अब लेके हम गया लोग कैमरे ऊपर जाके अगर चले भी गए तो क्या गारंटी तब तक वो रहेगी, वो चली जा चली भी जा सकती है। इसलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि मैं तो बस उसको एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को। वही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसके साथ में एक्सपीरियंस है। नॉट जस्ट व्हेल्स बट और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिश भी देखने मिलते रहेंगे। हाँ इस बार मैंने फ्लाइंग फिश देखी, जो लाइफ ऑफ पाई में वो भी है, अगर तेरे को याद होगा तो। हाँ हाँ वो ऐसे फ्लाइंग फिश क्या होती है कि वो जो है सी के थोड़ा सा ऊपर से, एक्चुअली वो स्विमिंग कर रही है बट उनकी वो ऐसा लगता है देखने में कि वो फ्लाई कर रही है। बट वो झुंड में रहते हैं। हाँ वो झुंड में रहता है। हाँ। तो पूरा एक पूरा झुंड मैंने देखा इस बार, तो वो भी एक बढ़िया एंड एक्सपीरियंस उसके साथ में कुछ सनसेट है। सनराइज। सनराइज सनसेट तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, एट सी जो सनसेट और सनराइज होता है ना, वो कहीं नहीं है। हर दिन इतना प्यारा सनसेट और सनसेट होता है, हर दिन। मतलब तू अगर कोई फोटोग्राफर है तो तू तो बाहर ही रहेगा, तू तो छोड़ेगा ही नहीं, काम पे जाएगा ही नहीं। सिंपल। भी इसके साथ में ऐसा कुछ ऐसा टफ सिचुएशंस वगैरह आया है कि जिसमें ऐसा लगा कि यार ये कहाँ फंस गया, ऐसा कभी होता है? टफ सिचुएशंस आते हैं, टफ सिचुएशंस बहुत से आए हैं। अभी जैसे अ, जहाज़ पे ना फायर वगैरह भी होती रहती है। अच्छा। हाँ, तो मैंने भी देखी एक दो फायर। हम्म, तो थोड़ी फायर की जब ये सिचुएशन होती है, जब आग लग गई जहाज़ पे, तो बहुत थोड़ा एक टेंस चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड तो है नहीं ना पानी में, जो बुझाएगी। हमको ही बुझाना है जो बुझाना जो भी हो तुम लोग ही हो, है। हाँ, डॉक्टर नहीं है तो फायर ब्रिगेड डॉक्टर कहाँ नहीं है से तो फायर आएंगे यार। ब्रिगेड कहाँ से आएगी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ही बुझाते हैं आग भी, तो वो भी किया है। फिर जहाज़ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आजकल, जो कंट्रीज़ के लॉ है रिगार्डिंग पोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब इसमें अगर तुमने थोड़ा भी अगर ढील दी तो यहाँ पे तुम सीधे जेल में जाओगे, अच्छा। एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। और फिर ओके। वो इंडियन एम्बेसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हर पोर्ट पे ऐसा कुछ वो लोग के चेक्स रहते हैं? हाँ, हर मतलब हर एक कंट्री के अपने कुछ लॉज होते हैं। और एक लॉ जो है वो सब जगह कॉमन ही है, आप तेल, आपका शिप का जो तेल है या जो भी स्लज वगैरह है वो आप पानी में नहीं डाल सकते। अच्छा। वो जितने भी सेलर्स हैं उन सबको पता है। हम्म, तेल पानी में गया मतलब इट्स अ मेजर थिंग, आपके जहाज़ का तेल बाहर नहीं जा सकता पानी में। सिंपल, तो फिर उसके लिए नो क्या क्वेश्चंस आस्क्ड। प्रोसीजर क्या रहता है फिर उसके लिए? उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा फिर उसके अच्छा लिए। ओके। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो अभी। एक्सीडेंटली अगर कभी चला गया तो अलग बात है, बट हाँ। उसके पीछे भी फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी जैसे तेरे को पता होगा, अगर तूने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो मॉरिशियस में एक ऐसे ही टैंकर था, तो वो ग्राउंड हो गया था। मतलब ग्राउंड हो गया मतलब वो ग्राउंड तेरे को समझ में आ हम्म गया, हम्म हम्म, बैठ गया। हाँ। ठीक है, कोस्ट के बहुत पास में था, हम्म, तो वो बैठ गया। और उसका जो ऑयल था पूरा लीक हो गया पानी में। तो पूरी मॉरिशस की जो हाँ हाँ। कोस्ट लाइन है ना, यस वो यस पूरी ये यस। हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो उसमें जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर को शायद छोड़ दिया था बट कैप्टन वॉज अरेस्टेड। तो मे बी 20-25 साल का कुछ उसकी जेल वेल कुछ हुई थी उसको। हाँ, मतलब इतने स्ट्रिक्ट बहुत रूल्स है स्ट्रिक्ट। कि लाइक 20-25 साल की जेल? सीधे, ओ। वो तो है ही। और कुछ कुछ जगह जगह पे तो पर्सनल फाइन भी मारेंगे। जेल तो होगी होगी, उसके अलावा पर्सनल फाइन भी ठोकेंगे तुम पे, वो अलग से। और वो भी फाइन ऐसे नहीं होंगे छोटे मोटे, वो फिर तगड़े फाइन मारते हैं। ओके ये तो थोड़ा। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हम्म। हूँ कि लास्ट टाइम अभी आई गेस लास्ट टू लास्ट ईयर के कोविड के टाइम पे हम्म। एक वो एक शिप एक थोड़ा सा अलग वे से अटका था, याद है? और तभी हाँ 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 लोगों हाँ। से भी ओपिनियन मांगे थे कि सुएज में, हाँ हाँ कि लोगों से भी ओपिनियंस मांगे थे कि उसको कैसे निकलवाएंगे। हाँ। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि सुएज कैनल जो है, तो सुएज कैनल में वो एक कंटेनर शिप था हम्म एवरग्रीन का, वो कंपनी का नाम है एवरग्रीन। तो एवरग्रीन के शिप में क्या हुआ था उस टाइम पे, वो कनाल जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं ना, जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड वाटर है या चैनल है या कुछ ऐसा है, तो उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो जाता है कुछ भी ऑपरेशन सारा। तो वहाँ पे अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होगा तो जहाज़ सीधे फिर फंस जाएगा। और हाँ इतना बड़ा जहाज़, उसको निकालने में बहुत टाइम भी लगेगा, प्लस बहुत एफर्ट है, प्लस वहाँ पे तो उस टाइम पे इस केस में सुएज़ कनाल ब्लॉक हो गई थी। हाँ। और सुएज़ कनाल ब्लॉक होना मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे एट रिस्क है। सिर्फ वो अकेली शिप नहीं फंसी, उसके पीछे आगे पीछे जाने वाले पूरा आपका ट्रेड का रूट एक बंद हो गया, जो आपको यूरोप को एशिया से जोड़ता है, बेसिकली मतलब साउथ ईस्ट एशिया से। तो उसके लिए उस टाइम पे उस केस में क्या हुआ था कि उसमें वो शायद इंजन फेलियर हो गया था उसमें।
तो अगर इंजन फेल हो गया तो उस टाइम पे वो शिप अपने इसमें स्वे करके और अटक गई ऐसे पोजीशन पे। तो उसमें भी काफ़ी दिन लगे थे, आई थिंक 4 to 5 days लगे थे। पूरा वो रिकवरी किया और था, उसमें उसको सब लोग सैल्वेज किया अपने था। सजेशंस दे रहे थे कि उसको कैसे निकाले, जिसको पता भी नहीं है वो लोग भी बता रहे थे कि भाई हाँ इसको थोड़ा ये करो, थोड़ा थोड़ा वो इधर करो। घुमाओ, थोड़ा उधर हाँ घुमाओ। मतलब वो गाड़ी की पार्किंग में जैसे बता रहे हाँ, थे कि अरे थोड़ा आने आने दो दो, आने आने दो। दो आने दो ऐसे। तो वो थोड़ा अजीब सिचुएशन था, बट हम्म, बहुत रेयर सिनेरियोज है अरे ऐसे। तो ऐसे बट ऐसा शिप, होता है, रेयर बहुत नहीं है बट ऐसा होते हैं काफ़ी हाँ, चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ कि अब तक का शिप में जो एक्सपीरियंस किया वो सबसे टफेस्ट सिचुएशन कौन सा था, या फिर सबसे टफेस्ट टाइम कौन सा था कि जिसमें उसमें तो ऐसा लग रहा था कि बस ये हालत स्टॉर्म्स खराब हो बहुत गई। आते हैं, स्टॉर्म्स में हमने बात कोई नहीं एक करी। ऐसे इंसिडेंट? हाँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, स्टॉर्म्स में अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग पैसिफिक क्रॉस कर रहे थे फ्रॉम चाइना टू पैनामा। तो 45 डेज़ का वॉयज था, 45 डेज़ एट सी, बिना कोई पोर्ट के। वो सबसे लॉन्गेस्ट था अब तक सबसे का? लॉन्गेस्ट अब तक का मेरा ओके। 45 डेज़, मतलब 1.5 महीना हम्म। कोई नहीं। और एक वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे 10 days इन एनी डायरेक्शन लैंड नहीं है, अच्छा। किसी भी डायरेक्शन में। मतलब वो जहाज़ ऐसे पॉइंट पे है कि तू 10 दिन तक कहीं पे भी चले जा, लैंड नहीं है। तो वहाँ पे बीच में हम लोग, वो थोड़ा एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म वहाँ पे फॉर्म हो रहा था, तो हम लोग फंस गए थे मतलब उसमें। उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, उस टाइम पे लग रहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई अभी। बाकी सब अलग है बचेंगे भाई, तो बचेंगे ठीक। जान का खतरा तो है। गणपति को नारियल चढ़ाऊंगा मैं। यहीं पे विसर्जन होगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, और वैसे भी टच अभी वुड। एक्चुअली, अभी मेरे को भी 8 8 9 साल तो हो गए इसमें। तो अभी थोड़ा सा हो गया है उस चीज़ को कैसे फेस करने का है। मतलब ये कौन से ईयर का बात, मतलब ये ये मैं जो सीन बता रहा हूँ मेरे को 2020 की बात बता रहा हूँ, कोविड 2020? के टाइम की बात ओके, है। मतलब तब तक भी एटलीस्ट एक 5 इयर्स तो सेल कर हाँ, चुका था तब तक, हाँ, राइट? 5 years हो अगर गए। ये सिचुएशन तभी होता कि फर्स्ट 2 साल में ये सिचुएशन होता तो? बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। जो मेरे शिप पे जो कैडेट वगैरह थे, जिनके पहला या दूसरा सेल था, उनके लिए बहुत मुश्किल था एक्चुअली। और हम लोगों ने एक और चीज़ के बारे में बात नहीं करी कि जब भी पहले बार शिप पे जाते हैं तो सी सिकनेस एक बहुत हाँ बड़ा हाँ इशू है। हाँ। अभी बहुत लोग, अभी देखो पता है, गेटवे वेटवे पे फेरी पकड़ते हैं, अलीबाग जाते हैं, उसी में लोग 2 3 बार हो लेते हैं। क्या ही बोलने हैं अभी उसके बारे में, वो गेटवे से अलीबाग जाने तक का जो टाइम है उसके बीच में जितने लोगों का समुंदर के बीच में जो विसर्जन हो जाता है, हो जाता है, राइट? उत्सर्जन। उसके ऊपर क्या ही बोलना, बट हाँ वो एक टॉपिक है जो मुझे पूछना था हम्म, कि सी सिकनेस के, ये जो बहुत बड़ा टर्म है, हम्म। उससे तुम लोग कैसे डील करते हो? एंड पर्सनली तूने क्या किया था उसके ऊपर? बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं जो सेलर्स होंगे उनको वो रिलेट कर पाएंगे। बहुत बहुत लोगों को होता है कि जिनको उल्टी आती है, बहुत लोग होते हैं जिनको नींद आती है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ, तो मुझे थोड़ी नींद आने लगती है, बाकी मैं ओके रहता हूँ। तो जो जनरली जो नए लोग आते हैं शिप पे, तो हमारे शिप पे एंटी सी सिकनेस टैबलेट होती है, वो खाते हैं। बट वो उससे कितना टाइम खाते हो एक्चुअली लाइक? क्या है कि अपनी जो बॉडी है ना वो फेमिलियर हो जाती है एक टाइम के बाद। वो आप ऐसा नहीं है कि 1 2 गोली खा लोगे उसके बाद आपको होगी नहीं, उसके बाद भी होगी, बट आप धीरे 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 एक्लेमेटाइज हो जाते हो उस चीज़ से। फिर आपको जहाज घूमेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग बहुत लोग होते होंगे। हैं जो नहीं हो पाते, हाँ, सिंपल सी बात है। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। और ऐसे भी हो जाएगा कि एक सेल करके आ गया, जब तक वो ओके हो रहा है तब तक वो वापस आ गया घर, बट नेक्स्ट टाइम जब भी वापस दूसरे सेल पे गया वापस उसकी सेम हालत होगी। होता है ऐसा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उससे डील करने का कोई ऐसा डील सॉल्यूशन करने नहीं का है? ऐसा कोई ये फास्ट कि सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा भी। पानी में रहो, हाँ, उसका भी एक ही सॉल्यूशन है कि भाई पानी गो में विद द रहो, फ्लो। आदत हो जाएगी तुमको, गो विद द फ्लो, बस वही है। और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है तो टैबलेट वैबलेट ले लो, लेकिन वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप जब तक आप एक्लिमेटाइज नहीं होगे उस चीज़ से ना, आप उससे ये नहीं कर सकते। एंड सी में रहना, मतलब ये मेंटल मेंटल गेम है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? कि जितना तुम मेंटली स्ट्रांग रहोगे उतना तुम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग होना ही मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 पे वही है। फिजिकल भी है बट मेंटल तो मुझे लगता है उस फिजिकल से भी ऊपर होगा। क्योंकि फिजिकली फिट भी लोग मैंने देखे हैं जो टूट जाते हैं जहाज पे, टूट जाते हैं भाई, सिंपल। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजुअली यूजुअली ऐसे
खुद को मोटिवेट करने के लिए एंड रोज़ के रोज़ भाई उठ के रोज़ काम करना है। रोज़ अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को दिन में लॉगिन करने में ले मौत आती है। तो ऐसे तुम लोग खुद को इनकरेज करने के लिए क्या करते हो? चीज़ है ना, कॉर्पोरेट में चलो अभी कुछ भी हो गया, जैसे बोल सकते हैं ना, अभी मेरी तबीयत खराब हो गई, हाँ हाँ आज थोड़ा ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, ऐसा बोल हाँ सकते हैं ना मुंबई में, तो आज लोकल बंद है या जो भी है, हम क्या करेंगे, हमारा तो ऑफिस ही नीचे है, तुरंत आ जाएगा बॉस ऊपर, हाँ भाई क्या हो गया। तो तुम लोग ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब तुम लोग ऐसा बहाने कुछ भी बहाने नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल है बहाने देना जहाज पे। और जनरली मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि बहाने लोग देते भी नहीं है, क्योंकि कैबिन में बैठना थोड़ा ना, आदमी और ज़्यादा ये हो जाता है, बोर हो जाता है, कैबिन में बैठ के करेंगे भी क्या, सिंपल सी बात है, रूम पे बैठ के करोगे क्या, हाँ, मूवी चार देखोगे। दीवारी के अंदर बैठोगे उससे और अच्छा पता है हम लोग क्या करते हैं, काम में आप खुद को बिजी रखोगे ना, तो हम्म, अच्छा टाइम निकल जाता है। लोग भी ऐसे रहते हैं कि काम करते रहोगे, टाइम बढ़िया निकल जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। और उसके बाद जब हम लोग काम खत्म करके आते हैं तो हमारे इसमें जिम होता है, फिर कुछ कुछ स्विमिंग एक पूल होता है, तो इतना काम करके उसके बाद जिम भी करो, मतलब क्या है? कि ऐसा सिर्फ जिम में बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई टीटी टेबल भी होता है, डार्ट्स वार्ट्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल का वो भी होता है, हुप भी होता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अपने कार्ड्स वगैरह, ये सब रिक्रिएशनल के लिए। एक आई गेस रील पे कोई एक वीडियो ऐसे आते रहते, उसमें देखा था कि लोग डेक पे क्रिकेट खेल रहे हम थे। लोग इस बार होल्ड में क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब जो अपना कार्गो होल्ड जहाँ पे हम लोग कार्गो स्टोर करते हैं ना, हाँ उसके अंदर जाके हम लोग मस्त क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते हैं हम लोग, जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा, अगर कार्गो नहीं है उस होल्ड में और जा सकते हैं तो खेलते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ सीरियस सीरियस नहीं सीरियस नहीं ऐसा नहीं रहता। नहीं, मज़ा भी बहुत आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाज में हम लोग इतने बढ़िया बढ़िया पोर्ट्स पे जाते हैं बाहर, ये सबसे इसमें मतलब जो यूएसपी बोलते हैं ना जिसको, हम्म, सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट मर्चेंट नेवी का, ये यही है। पैसा तो है ठीक है, बट आप अपने एक लाइफ टाइम में जितना मर्चेंट नेवी में रह के घूम सकते हो, हम्म, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब अभी राइट फ्रॉम योर फर्स्ट शिप, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि सिर्फ ओके आप एक रैंक पे पहुंच गए उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम योर फर्स्ट शिप, अभी मेरा जो कैडेट है, जो इस शिप में मेरा कैडेट आया, वो पहले शिप में आके उसने ऑलमोस्ट 4-5 कंट्रीज घूम ली। हाँ, न्यूजीलैंड को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, ठीक है, इंडोनेशिया देख लिया। तो ये चीज़ है, हम लोगों ने अभी एक्चुअली, मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैंने अभी 25 से 26 कंट्रीज मेरा घूम के हो गया। जो इजीली पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। बहुत मुश्किल है यार, लेकिन ये चीज़ें हैं कि अभी जहाज़ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही स्ट्रेसफुल है, सब कुछ ही मुश्किल है, नहीं भाई, फन मोमेंट्स भी है, हम लोग बाहर भी जाते हैं, चिल भी करते हैं, ठीक है, हैंग आउट भी करते हैं, नई नई जगह, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी है, बट साथ में साथ में अभी मज़े भी बहुत मजे है। भी है। हाँ, पार्टीज़ भी होती है जहाज़ पे, मैं देखो बताता हूँ। जहाज पे भी पार्टीज हाँ, होती है? जहाज़ पे पार्टी खा बहुत बढ़िया होती है। ये कैसे होता है, हाँ मतलब मतलब अभी क्रूज पे देखो, तो चलो मैं मान भी सकता हूँ कि क्रूज पे तो होती ही है, नहीं बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे क्रूज वाले शिप में कैसे होती हमारी पार्टी होती है, हम लोग बारबेक्यू करते हैं। और मैं, है? हाँ, शिप पे बारबेक्यू होता है, तो हमारा जो कुक होता है वो सब मैरिनेट वगैरह करके रखता है, मतलब नॉन वेजिटेरियंस के लिए अपना श्रिम्प हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, जो भी है, और वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ दो तीन शिप पे भी वेजिटेरियन रहते होते हैं यार, कैसे सर्वाइव करते हो लोग? करते हैं। शिप पे दोनों टाइप का खाना मिलता है, अगर आप ऐसा कन्फ्यूजन है तो दोनों टाइप का खाना मिलता है, वेजिटेरियंस के लिए भी होता है, नॉन वेज के लिए भी होता है। नहीं बट पता है, जब भी किसी पोर्ट पे जाता है ना, तो वहाँ पे प्रोविजन लेता है, मतलब वो हाँ वो पोर्ट तो से, है, मतलब सॉर्टेड मिल्क हो प्रोविजन तो गया, होगा एग्स हो गए, ऑब्वियसली। जो भी अपना, मतलब जो अपने आलू प्याज सब्जियां वेजिटेबल फ्रूट्स, सब वो पोर्ट से ले लेते हैं हम लोग। और हमारे इसमें क्या, कोल्ड स्टोरेज होता है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाइना से ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाइना से प्रोविज़न लेके ऑस्ट्रेलिया तक का प्रोविज़न भर लूँगा जहाज़ पे, मतलब उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जाने तक मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारे यहाँ पे भाई सब कुछ बनता है, छोले भटूरे से लेके तो क्या बात मटर पनीर से आलू पराठे सब बनते हैं क्या भाई। बात है। सुबह सुबह पोहे भी खाते हैं हम लोग। वाह, ये नई चीज़ है मेरे लिए, ये सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वहाँ शिप में खाना तो मतलब एक लिमिटेड खाना होगा एंड एक सर्टेन टाइप का खाना होगा जो तुमको मिलेगा बस। सबसे ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है शिप पे। क्या बात है यार। हम्म, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। हम्म, ब्रेकफास्ट हर दिन, मतलब एक वीक का जो मेनू होता है हम्म, उसके हिसाब से हर दिन नया कुछ हाँ अलग रहता है, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है। उसके बाद लंच में आपको जो भी है, एक दाल वगैरह रहेगी, राइस रहेगा, उसके बाद एक वेजिटेबल, और उसके बाद एक नॉन वेज के लिए कुछ एक, उसके बाद आपको फ्रूट्स मिलेंगे लंच में।
ठीक है, उसके बाद में डिनर में आप आ जाओ, डिनर में आपको सेम अलग अलग मेन्यू रहता है हर दिन। कभी छोले भटूरे होते हैं, कभी आलू पराठा होता है, कभी आपका चिकन करी, फिश करी, बहुत कुछ चीज़ें होती है, ऐसा नहीं। उसके तो बाद में हर वो दिन भी डेजर्ट ऐसा, है। वो लोग का मेन्यू भी ऐसा डाइट वाइज मेन्यू रहता है कि लाइक नॉर्मल नॉर्मल मेन्यू? हम लोग ही डिसाइड करते हैं, अच्छा, ओके। जहाज़ पे ही लोग डिसाइड करते हैं क्या एक वीक का क्या मेनू रहेगा। ओके। वही है। आई गेस सबसे टफेस्ट टाइम तुम लोग का था, जो तूने मुझे बोला था लास्ट टाइम, मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे, क्योंकि तभी हम्म, तुम्हारा शिप पोर्ट हुआ था, हम्म। बट तुम लोगों को बाहर जाने नहीं मिल रहा था। हाँ, के टाइम पे बहुत बुरी हालत थी सबकी। कोविड में क्या हुआ था, एक तो पहले ही जहाज़ पे हैं, हाँ। ऊपर से बाहर भी नहीं जा पा रहे। तो लोगों ने, तू मानेगा नहीं, लोग तो एक एक साल जहाज़ पे हैं, एक एक साल, और फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई कंट्री जो है जहाँ से मेरा रिलीवर को आना था, वो वहाँ से आ नहीं पा रहा है क्योंकि कंट्री ने मना कर दिया है, और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे करके करते ना लोगों ने 14-14 महीने भी निकाल दिए जहाज़ पे। और 14 महीने जहाज़ पे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम्स हुई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है, वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। साइन ऑफ क्योंकि सब कोविड के टाइम पे नॉर्मल है। हम लोग की बात भी हुई थी कि कोविड के टाइम पे शिप वालों के लिए तो बहुत टफ टाइम था, स्पेशली हाँ, तूने भी बोला था कि मुझे मैं पोर्ट भी पे था, 8 महीने सामने था पोर्ट जहाज़ पे, दिख रहा है बट मैं जा नहीं कुछ नहीं कर सकता। सकते, वही है, बस देखते रहो पोर्ट को। 8 महीने मैं भी था जहाज़ पे ही, हाँ। और हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होता है। तो 6 महीने के बाद में 8 महीने तक खींचना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि मेंटली मेंटली तो ट्रेनिंग है, फिजिकली भी मेंटली ट्रेनिंग है। ड्रेन हो जाता है ना आदमी, हाँ। एक डेली का रूटीन फॉलो कर करके। तो कोविड में एक्चुअल में हम लोगों के लिए बहुत बुरी हालत थी। बेसिकली लोग बोल रहे थे ना क्वारंटाइन हो गए, मतलब यहाँ पे जैसे उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। अरे अब तू जहाज़ियों की सोच, तू तुम लोग कम से कम कुछ तो कर सकते हो, यहाँ पे फैमिली तो है, यहाँ तो हम तो अकेले हैं, और ऊपर से बाहर भी नहीं जा पा रहे। तो बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे सबके लिए, मतलब जितने भी सी फेयरर्स हैं सबके लिए। पर अभी वो पहले अभी से सब बहुत कुछ नॉर्मल है, सब अभी कुछ कुछ नहीं, बैक टू द अभी अभी लाइफ हो बैक गया। टू नॉर्मल है सब कुछ। ओके। तो ये सब के बीच में हम लोग पार्टी की बात कर रहे थे। हाँ, वो यस, पार्टी चल रही है बाबू। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, सिर्फ मैं नहीं, सब लोग जानना चाहते हैं। पार्टी में पता है क्या है, मैं बताता हूँ तेरे को। अभी पार्टी में हम लोग रखते हैं बारबेक्यू, मैंने तेरे को बताया। भाई शाम का सनसेट, बढ़िया ठंडी दारू, ठंडी बियर, उसके साथ अपना व्यू तो है ही ऑसम, ठंडी ठंडी हवा डेक पे, सनसेट देखो, अपना जो मुर्गा उर्गा भुनना है भुनो, मस्त। फिर उसके बाद तो गाने भी, सब गाना बजाना तो होता ही रहता है, नाचना गाना। शायद ये सुनने के बाद में बहुत लोग अप्लाई करेंगे मर्चेंट नेवी के हाँ, लिए, बस यही सुन के। लेकिन ये दारू की बात है ना, दारू टैंकर्स पे नहीं है। टैंकर और गैस कैरियर पे नो अल्कोहल पॉलिसी रहती है मोस्टली। अच्छा। हाँ, तो जो ड्राई शिप्स है ना, जैसे ड्राई शिप्स में मेरा शिप बल्क कैरियर्स है, कंटेनर्स है, यहाँ पे दारू थोड़े चल सकती है, बट टैंकर्स पे दारू नहीं चलती है। वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल हो जाता है लोगों पीने के लिए, वालों के लिए तो पीने बहुत वालों के ज़्यादा लिए बहुत मुश्किल मुश्किल है। हो जाता है। तो तो फिर आना है तो बस ड्राई में आ जाओ। नोट डाउन कर लो सब लोग, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, स्पेशली जो लोग पीते वो लोग तो नोट डाउन कर ही लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई शिप्स में आ जाओ, सबसे बेस्ट है। बट वो तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। नहीं, वो कंपनी के हाथों में, लेकिन जनरली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टैंकर्स जो है उसमें रिस्क और हज़ार्ड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा ऑयल है अंदर। हम्म। और उधर गैस में तो और ज़्यादा है, वहाँ तो गैस है भाई, वो चलता फिरता बम है, समझ रहा है। तो इसके लिए वहाँ के जो पॉलिसी है, जो रूल्स उन लोगों के लिए रूल्स है, कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स रहते हैं उनके लिए। उनके लिए डिफिकल्ट होता है सेफ्टी वाइज, थोड़ा और हाइटेंड होती है सेफ्टी ओके। उनके जहाज पे ना। हम्म। मतलब सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस होता है, उस उसके टाइप लिए के वो शिप में पॉलिसी। कभी सेल किया? मैंने, हाँ। नहीं, मैं ड्राई में ही रहा हूँ शुरू से भाई। हाँ। रीज़न थे पता चल हमारे गया। गोल्स क्लियर है, हमें यही करना है। मुझे ऑफर आया था एक्चुअली, हाँ। लास्ट टाइम भी मेरे को पूछा था टैंकर पे, बट मैं जनरली प्रेफर नहीं करता। मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूँ, मैं ओके। ड्राई पे कंफर्टेबल हूँ अभी, काफ़ी साल भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, तो मैं इसी में सेल करना प्रेफर करता हूँ। उसमें कुछ ऐसा ऐसा हाँ, कुछ होता है कि अभी वो गैस वाला कोई कंटेनर जैसे है, तो उसके सराउंडिंग्स में रहने के बाद में फिजिकली कुछ उसका इम्पैक्ट। तो केमिकल कैरियर्स में क्या है कि आप नाफ्ता ले जा रहे हो, अमोनिया ले जा रहे हो, तो अभी यस। इस कुछ भी बोलो आप, लेकिन उनकी जो फ्यूम्स होती है ना, थोड़ी थोड़ी तो जाएगी अंदर। और कुछ भी हवा के अलावा कुछ भी अंदर गया, वो बर्बादी है भाई, वो तो खराबी है, सिंपल सी हाँ, बात वही है। इसी के लिए पूछा मैंने, क्योंकि इसके लिए वो थोड़ा हज़ार्डस ज़्यादा होता है, और वहाँ हाँ। पे सैलरी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, ओके, हाँ।
ठीक है। ओके। एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा सैलरी होती है एलएनजी में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर, हम्म। जो अपनी सीएनजी चलती है ना यहाँ पे ऑटो। हम्म। तो वो जो एलएनजी आती है उसकी उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा। उसके बाद आता है एलपीजी, हम्म। उसके बाद आता है टैंकर, ऑयल टैंकर, और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हम लोगों की शिप, ड्राई बल्क कैरियर और कंटेनर्स। तो वो जो एलएनजी इसमें रहता है, सैलरी कम होती ओके, तो जो एलएनजी रहता है उसके लिए कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई ये चाहिए, या फिर एक सर्टन एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस पर्सन ही लगेगा एक सर्टन टाइप का। है। हाँ, ये कुछ कोर्सेज होते हैं, वो एडिशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में हर एक रैंक में अगर आप स्विच भी करना चाहते हो, जैसे अगर ड्राई से उसमें जाना चाहते हो, हम्म। ड्राई कंटेनर से उसमें एलएनजी में, एलपीजी में, तो आपको फिर एक स्टेप नीचे, मतलब आप उसी रैंक पे नहीं जा सकते, आपको एक रैंक नीचे जाना पड़ेगा। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड इंजीनियर हूँ और मुझे एलएनजी में जाना है थर्ड इंजीनियर में, तो मैं थर्ड इंजीनियर में नहीं जाऊँगा, मैं फोर्थ इंजीनियर में जाऊँगा। ठीक है। फिर वहाँ जैसे पे वो सेल करके फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके फिर मैं प्रमोट होऊंगा थर्ड इंजीनियर में। ये राइट, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए अगर मैं ऑपरेशंस में काम करता हूँ और मुझे हम्म। अगर एचआर में काम करना हाँ, है, तो मुझे ऑपरेशन में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट नहीं मिलेगा एचआर में, करेक्ट। मुझे एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ओके। सेम सेम वैसे ही। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्योंकि तो सैलरी में यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शुरुआत से एलपीजी में, मेरा एक दो फ्रेंड्स हैं जो शुरुआत से एलपीजी में, तो उनकी सैलरी आज के टाइम पे मेरे से मे बी डबल होगी। सेम रैंक। इतना डिफरेंस, हाँ, बहुत डिफरेंस। लाइक डबल सैलरी। हाँ, काफ़ी डिफरेंस। और वो मतलब जो टॉप रैंक है, मतलब सीनियर रैंक्स पे तो और ज़्यादा है। हाँ। हाँ यार, मतलब नॉर्मल रैंक पे अगर डबल हाँ, रहेगा तो अगर कोई अच्छा पोस्ट रहेगा तो उसके ऊपर तो इंटू थ्री बहुत इंटू ज़्यादा फाइव। है। इतना नहीं, बट फिर भी है, फिर डबल भी से तो यार वो ज़्यादा ही रहता अपने लिए बहुत ज़्यादा है है। हाँ। ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल अगर एक चीफ इंजीनियर की सैलरी यहाँ पे अगर $10,000 होगी, तो वहाँ पे सीधे 20 भी हो सकती है। हम्म। वो डिपेंड करता है एक्चुअली, वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है, शिप पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन जनरल जो चीज़ है कि एलएनजी एलपीजी पे और ऑयल टैंकर्स पे ड्राई से ज़्यादा सैलरी होती है। ये जनरल एक ये इंडस्ट्री का। एंड एंड हाँ, और अभी ये सैलरी का बात चल रहा है तो एक क्वेश्चन ये तक पूछना था कि अभी किसी ने ज्वाइन किया है मर्चेंट नेवी एंड उसको फर्स्ट सेल है, तो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिक टू बेसिक कितना होता हो सकता है? वो डिपेंड करता है आई गेस, ये भी डिपेंड करता होगा कि तुम कौन से कंपनी के हाँ, थ्रू जा रहे हो वो एंड ऑल। एक्चुअली ये कंपनी पे, लेकिन जनरलाइज्ड अगर एक पकड़ के चलें तो कैडेट की सैलरी $400 वगैरह रहती है। 400 to $500, मतलब पर मंथ या फिर 30,000 से 50,000, 30 to 50,000 पकड़ के चल रहे हैं एक कैडेट की सैलरी मंथ? मंथ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ एंड से स्टार्ट होता तुम जितना महीने सेल करोगे उतना महीने सैलरी मिलेगी? है मिलती है। और कुछ कुछ शिप्स में, कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है कि राउंड द ईयर सैलरी भी होती है। अच्छा, बल्क में मतलब कि हाँ। अगर आप जहाज पे हो या ना हो, आपको सैलरी मिलेगी, हाँ। कुछ परसेंटेज या फिर फुल परसेंटेज, डिपेंड अच्छा। करता है कंपनी की पॉलिसी पे। कुछ इसमें होता है कि जब आपको जहाज पे थोड़ी ज़्यादा सैलरी होगी, लेकिन बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप जब घर पे रहोगे तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जितना टाइम तुम सेल करोगे सेल कर रहे हो उतना टाइम की उतना टाइम सैलरी सैलरी मिलेगी, मिलेगी, घर बस। पे आओगे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, फिर कुछ ओके। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली नहीं। फ्रॉम यू, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को मालूम ही नहीं है मर्चेंट नेवी के बारे में, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें कि यार ये चीज़ बहुत। हाँ, मैं एक्चुअली देखो पीछे भी बोला था ना, हाँ। हाँ। कैमरा के पीछे भी हमने यस। बात करी थी, यस। तो यस। वही एक्चुअली मर्चेंट नेवी बहुत एक अंडररेटेड प्रोफेशन है, हम्म। जिसको बोलते हैं ना, जिसका ड्यू क्रेडिट हम्म। उसको मिला नहीं है अभी तक। अभी तो कहीं पे भी देखेगा, इवन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, मतलब उतना जो एक प्रोफेशन को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना कंटेंट तेरी भाषा में, हम्म। जितना कंटेंट निकल के आना चाहिए ना, मेरी भाषा में नहीं, ये हाँ ओवरऑल, क्रिएटर्स की मतलब भाषा। क्रिएटर्स की भाषा में, उतना मर्चेंट नेवी से नहीं निकलता है। अभी धीरे धीरे लोगों में वो आ रहा है। इवन अभी लोग इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी काफ़ी सारे अभी लोग एक्टिव हो गए, हाँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ये बन गए। ये पहले नहीं दिखने मिलता था, हाँ, जैसे ये जो रील्स बनाए हुए हैं या फिर हाँ, शिप के वीडियोस बनाए हुए हैं, या फिर जैसे हम लोग नॉर्मल भी वीडियोस है, जैसे वो डेक पे क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, ये सब किसी ने कभी देखा ही नहीं, देखा और नहीं। ये पहले कोई शायद बनाता भी नहीं था, मे बी यस, उतने रिस्ट्रिक्शन भी होते होंगे। करेक्ट। अभी जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ते जा रहा है ना, हम्म। हमारे शिप पे भी अभी इंटरनेट है,
तो पहले के जो लोग थे, उनके टाइम पे नेट नहीं था, तो उस टाइम पे कॉलिंग कार्ड्स चलते थे। कॉलिंग कार्ड्स मतलब सैटेलाइट फ़ोन से कॉल करते थे अपने घर वालों को। उनसे भी पुराने टाइम पे वो भी नहीं था। तो वो फिर अपना लेटर वेटर लिखते थे, एक पोर्ट पे लेटर लिखा और वो लेटर पहुँचते-पहुँचते 6 महीने हो गए, घर पे भी आ गए। तो बहुत मुश्किल था पहले कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे बहुत ईज़ी है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के टाइम पे दिस इज़ द परफेक्ट वे, परफेक्ट टाइम टू जॉइन मर्चेंट नेवी, क्योंकि अभी हमारे शिप पे वाईफ़ाई है, सैटेलाइट से कनेक्टेड है बाय द वे। और तुम मानेगा नहीं, अभी अ, मेरी कंपनी में और बहुत सारी कंपनीज़ में और में भी स्टारलिंक लग रहा है, अच्छा। इलॉन मस्क वाला। ओह। मतलब सोच रहा है तू, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी तक स्टारलिंक नहीं है, वो हमारे जहाज़ पे लगने वाला है। ऑलरेडी 20 जहाज़ पे लग चुका है मेरे ख्याल से, मेरे अच्छा। कंपनी में। और वो भी रोल ओवर कर रहे हैं ये फैसिलिटी सब में। तो मतलब जो हाई स्पीड डेटा जो शोर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना, 4G 5G जो भी है, वो शिप पे भी सेम उसी स्पीड का डेटा हमको मिल जाएगा। बट वो एक सर्टन पैरामीटर के अंदर होगा आई गेस ना, कि कैसे? कि तुम लोग कहीं पे भी जाओगे तो तुम लोगों को वो सेम इंटरनेट स्पीड ऐसा एक्सेसिबल रहेगा कि। एक्चुअली ये जो हमारे शिप पे होता है, वो एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है हाँ। सीधे। हाँ। तो सैटेलाइट की कवरेज मोस्टली सब जगह देखो मिल जाती है, हम्म। अराउंड द वर्ल्ड। ओके। ग्लोबल कवरेज फिर रहती है। तुम कहाँ पे भी हो लाइक। हम कहीं भी हो, पैसिफिक में, अटलांटिक में, कहीं पे भी होने दें, हम लोग का नेट चलता है। हाँ, अच्छा। कुछ कुछ जगह पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं सैटेलाइट्स के, हाँ। जहाँ पे वो कनेक्शन नहीं होता, मे बी एक दिन 2 दिन नहीं मिलेगा तेरे को। हम्म। बट वो भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ वो भी ये हो रहा है कि वो भी अब चालू हो गया है, वहाँ पे भी अब ब्लाइंड स्पॉट्स एकदम कम हो गए हैं। हम्म। ठीक है, जैसे अब स्टारलिंक आने वाला है। स्टारलिंक मतलब एक रिवोल्यूशन है, हाई स्पीड इंटरनेट एकदम, मतलब इसको कहते हैं 5G की स्पीड वाला इंटरनेट, वो जहाज पे ही मिलेगा तेरे को। तो अब ये जो है ना, कंटेंट क्रिएटर्स, अब तू देखना जहाज वाले भी ज़्यादा आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे। अब तू देखना रील्स आना चालू हो जाएंगे अब ज़्यादा से आई ज़्यादा। होप वो लोग कुछ क्रिंज ना करे यार, मतलब वरना कि हर फील्ड में क्रिंज हो जाएगा फिर। इनको तो भगवान ही मालिक न तो पता चला फिर वो शिप पे बैठा हुआ है एंड हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग वगैरह ऐसा शुरू हो है। जाएगा, हाँ, फिर तो खत्म। वो तो होने वाला है। आई होप ना हो। क्योंकि बिकॉज कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम लोग फैमिली से इतना टाइम दूर हाँ, रहते हो। करेक्ट। एंड पहले तो आई गेस मैंने जब भी तूने नया नया हम्म। ज्वाइन किया था, आई रिमेम्बर कि तुमने तूने बोला था मुझे कि एक कॉल करने के लिए भी, हाँ, सर्टन मिनट्स का कॉल करने के लिए भी हाँ, तुम लोगों को डॉलर्स में पैसे देने हाँ, पड़ते थे। हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, हाफ एन आवर का जो मैंने कॉलिंग कार्ड लिया था, हाफ एन आवर के लिए जो उसका रेट था वो भी $30 to $40 था। तो मतलब हाफ एन आवर के लिए सिर्फ, मतलब अभी अगर कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे शायद 60 का 50 या 60 का रेट था। तो उस टाइम पे 1500 या 2000 रुपये में आधा घंटा बात कर सकते हो फैमिली से। तो उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट था कम्युनिकेशन, लेकिन आज के टाइम पे सब कुछ है, व्हाट्सएप वगैरह हम लोग का सब चालू पहले से रहता बहुत है। ईजी है अभी। बहुत ईजी हो गया कम्युनिकेशन के मामले में, बहुत ईजी है। और जो अभी जैसे मैंने बताया स्टारलिंग वगैरह का, उसके बाद तो और भी ईजी होने वाला है। तो मतलब ऐसा बहुत कुछ स्टिग्मा नहीं रहेगा कि अरे जहाज पे है तो घर से दूर है तो बात नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में तो और नॉर्मल हो जाने वाला है। तो इससे कनेक्टेड चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि फैमिली से तुम लोग इतना टाइम दूर रहते हो, कितना डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि तुम अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को देख भी नहीं पा रहे हम्म। हो, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। इफ़ यू आर मैरिड तो तुम्हारी वाइफ को तुम नहीं मिल पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है, तुम्हारे मॉम डैड को तुम देख नहीं पा रहे हो। तो अभी एक्चुअली मैं तेरे को इसके रिलेटेड एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी ये शिप की बात है, मैं शिप में था, तो हम लोगों का जो कुक था, उसकी मदर एकदम बहुत ज़्यादा ये थी, आईसीयू में थी एडमिट। और उस टाइम पे जहाज़ इसमें साउथ चाइना सी में है, तो मे बी 8 से 10 दिन तक पोर्ट भी नहीं है अच्छा। जहाँ से वो जा पाए। और उसी के बीच में अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर का एक्सपायर भी हो गई। तो उस टाइम पे उसके लिए, उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमने तो देखा भी है, बहुत मुश्किल हो गया था उसको कोप अप करना ना। तो 2-3 दिन, और बेचारे की जॉब भी ऐसी है कि खाना उसी को बनाना है, नहीं तो बाकी लोग खाएंगे कैसे। तो उसकी मजबूरी तो समझ सकता है कि उसको काम करना ही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज चैलेंजेस, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है वहाँ पे। तो मैंने बताया ना तेरे को, मेंटली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे फिर उसका 2-3 दिन तो वो कैबिन से भी नहीं निकला था। हम लोगों ने कैसे तैसे मैनेज कर लिया था। बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो बंदा नॉर्मल हुआ, और वो उसने अपनी ड्यूटीज़ करी बंदे ने। तो ऐसी भी मतलब टाइम्स आते हैं जब आपका, मे बी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या
आपको बट ये कोई हाँ, एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई भी मतलब सिचुएशन हो बहुत सकता सारी है, सिचुएशंस पॉजिटिव है तब नेगेटिव आप दोनों। टाइम पे मे बी आप नहीं हो घर पे, लेकिन यही है कि हम लोग धीरे धीरे उस एक बार इस फील्ड में आ जाते हैं तो हम लोग उस चीज़ से डील करना भी सीख ही जाते हैं। मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि ठीक है, वी हैव चूजन दिस लाइफ, तो ठीक है। फैमिली पर्सपेक्टिव से एक फैमिली को कितना प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए? फैमिली को बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, मुझे लगता है फैमिली की लाइफ मतलब जो सेलर है उससे ज़्यादा टफ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। क्योंकि हम लोग तो चले गए, ठीक है, हम तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं जो भी है, लेकिन पीछे जो हम लोगों के फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनको भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल कोई न्यूली वेड है, अभी उसका हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर एक बंदा जहाज़ पे जाता है, तो जो उसका पार्टनर है उसको भी सेम अमाउंट ऑफ ऑर्डियल फेस करना है जो बंदा वो फेस कर रहा है उधर। लेकिन वो तो चलो ठीक है, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, उसको वो चीज़ धीरे धीरे उसके अंदर वो उसने ले आया है, वो कैसे ना कैसे करके कि ठीक है, मुझे उसने माइंडसेट बना लिया है। लेकिन जो नया उसका पार्टनर होगा या जो होगा उसके लिए वो थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ हाँ, है। इमोशनल एक्चुअली बहुत ये हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है उस चीज़ के लिए। यस। तो थोड़ा थोड़ा एक लाइटर नोट वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में से एक है कि जैसे तूने अभी बोला कि अवेयरनेस पहले बहुत कम थी हम्म, मर्चेंट नेवी के बारे में, हम्म, ठीक है। अभी प्रेजेंट में बहुत अवेयरनेस आने लगी, मतलब वो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हुआ है ऊपर के साइड में, हाँ, ठीक है। फ्यूचर कैसा दिख रहा है मर्चेंट नेवी में? फ्यूचर ब्राइट है। जितना हम लोगों के पहले के लोग थे, उन्होंने हमसे भी ज़्यादा टफ सिचुएशंस फेस करी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो फेस किया है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है जो फ्यूचर होगा वो ज़्यादा ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू हमारी जनरेशन से। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी विल बी मच मोर कन्वेंशनल। अभी इट इज़ वेरी अनकन्वेंशनल फील्ड, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में ना। लोगों को के दिमाग में एक नोशन है, मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब मर्चेंट नेवी मतलब पैसा, बस। आप किसी भी रिलेटिव फ्रेंड्स किससे ही पूछो, उसके दिमाग में ये होगा, हाँ वो मर्चेंट नेवी में सेलर है, वो पैसा बहुत कमा रहा है, बस। एंड उसके वजह से लेकिन रिस्पेक्ट भी थोड़ा कम हाँ, मिलता है वही उस है चीज़ कि से। वो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के आप ये भी तो देखो कि एक बंदा पैसा कमाने के लिए क्या रिस्क कर रहा है या उसको क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। उस चीज़ के बारे में कोई बात ज़्यादा करता नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ भी नॉर्मल हो रही है। और एंड यू आर एक्चुअली लकी, क्योंकि वो जो ग्राफ है कि पहले ये होता था वो होता था, अब भी एकदम एडवांस होने लगा है। हम्म, एंड तुझे वो ग्राफ नोटिस करने मिलेगा, जैसे वो हाँ, 90s के किड्स वाला है ना, 90s किड्स वो कि तो है ही उन्होंने है सब बहुत। देखा है। हाँ, 90s किड ने तो सब देखा है भाई। उन्होंने लाइक रेडियो भी देखा है। रेडियो उन्होंने रेडियो से पहले उसे कैसेट भी देखी हमने, हाँ, रेडियो भी देख ली, सीडी भी देख ली, पेन ड्राइव भी देख ली, और आजकल तो स्पॉटिफाई भी देख लिया, तो मतलब उन्होंने सब देखा सब देख लिया। है। तो योर ग्राफ विल बी द सेम, हाँ, कि मुझे तो मैंने, ऐसा लगता है। हाँ, कि सब देखा है मैंने, हाँ, कि मैंने मुझे लगता है जब छः। तक मैं रिटायर करूंगा तब तक तो मैं तो सब कुछ देख ही चुका हूँ। हाँ। और अभी एक और चीज़ है जो थोड़ी सी थ्रेट भी हो सकती है मर्चेंट नेवी के इंजीनियर्स और सेलर्स के लिए, कि अभी ऑटोनोमस शिप आ गए। ऑटोनोमस शिप का मतलब है, अभी देखो टेस्ला पता है, हाँ, हाँ, हाँ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वैसे सेल्फ ड्राइविंग शिप्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ना अभी जितने हम बट वो लोग छोटा अमाउंट या फिर अभी छोटे कैरियर वाला शिप फिलहाल रहेगा। अभी बहुत छोटे शिप्स है, फेरीज भी बहुत छोटी है, हम्म। बट मैं कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, आज के टाइम पे टेस्ला इंडिया में उतनी नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि टेस्ला इंडिया में आ जाए और 10 साल के बाद में एक मारुति सुजुकी की जैसे नॉर्मल हो जाए, हो सकता है। हाँ। वैसे ही ऑटोनोमस शिप भी आज के टाइम पे आ चुके हैं, और हो सकता है 10-15 साल के बाद वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि इसके वजह से सबकी जॉब्स चली जाएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सब्सटेंशियल अमाउंट हिट होगा, इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट तो होगा। वो भी है, अभी इसमें एक्चुअली क्या है कि ये बहुत एक नेसेंट स्टेज में है, बहुत बहुत एक इनिशियल स्टेज में है ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि इन सब चीज़ों में क्या क्या चैलेंजेस है या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वो लोग फेस कर रहे हैं। अभी जैसे हर चीज़ में आजकल एआई आ गया है, तो आजकल देख रहा है एआई का बहुत ही ज़्यादा एक है तो हर चीज़ में अभी रूल कर रहा है धीरे धीरे। आई थिंक इट्स गोना टेक ओवर द वर्ल्ड, पता नहीं। तो वो एआई जैसे इधर आया है वैसे ही उधर भी उसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो गया है, सिंपल सी बात है। अभी मैं देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो इंजन्स है शिप के,
वो भी अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे आज से जो 10 साल पहले के इंजन्स थे ना, वो उतने स्मार्ट नहीं थे। आजकल के इंजन्स बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट इन द सेंस कि हर चीज़ ऑटोमेशन से जुड़ी है, कंप्यूटर से जुड़ी है, लिंक्ड है, अच्छा, ओके। ठीक है? पहले उतनी नहीं थी, पहले सब चीज़ें मैनुअल थी, आज हर चीज़ हाँ। ऑटोमेटिक होना चालू हो गया है सब कुछ। तो ये एक फ़ेज़ है, जिसमें हम लोग अभी है, और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, शिपिंग में भी। एंड जैसे मैंने बोला कि वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलने वाला है तुझे। यस, अब अभी फॉर्च्यूनेटली अभी वो यस। चल रहा है एंड वो एक पूरा हो जाएगा, एक पूरा फेज़ पूरा हो जाएगा मुझे तो क्या लगता है पता है? अभी जैसे अभी शिप में तो 2-3 टाइप के ही प्रोफ़ेशंस, मतलब स्ट्रीम्स बोल सकता है, जो लोग जा सकते हैं। मुझे लगता है ना, धीरे-धीरे और भी प्रोफ़ेशन इसमें ऐड होंगे। जैसे अभी एआई के लोग जो हैं, मतलब जो इंजीनियर्स, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी के लोग हैं, मेरे ख्याल से वो लोग भी अब धीरे-धीरे इधर आना चालू हो जाएँगे। क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है ना, उतना ही ज़्यादा दूसरे प्रोफ़ेशंस भी उसमें इंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है? तो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कल के टाइम पे शिप पे आ जाए। या या फिर हो सकता है तुम लोगों को भी वो काम सीखना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि जैसे ऑब्वियसली। अगर डॉक्टर नहीं है तो तुम लोग डॉक्टर का हाँ, काम सीख रहे हो तो तुम लोग को बिल्कुल, ये भी सीखना पड़ेगा। पॉसिबल, कुछ नहीं तो एक क्रैश कोर्स तो करना पड़ेगा तुम बिल्कुल हो लोगों को। सकता है, हाइली लाइक पॉसिबल। पॉसिबिलिटी कुछ अभी भी मैं बोल एक और सकते हैं। चीज़, जैसे अभी तूने बात बताई, हमको सीखना पड़ेगा शायद। हम्म, अभी हमारे इसमें एक साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है शिपिंग में। हम्म, साइबर सिक्योरिटी क्यों चैलेंज है? अभी हम लोगों को भी साइबर सिक्योरिटी के कोर्स करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी जब से ये एथिकल हैकिंग और ये सब ज़्यादा बढ़ गया है, जो साइबर वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, वो जितना बढ़ते जा रहा है, तो शिपिंग को भी एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है उससे। कल को जैसे जैसे कंप्यूटर्स, जैसे इंजन अपना कंप्यूटर से लिंक होते जाएगा ना, वैसे ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। कल को कोई भी किसी भी कंट्री में बैठ के कोई भी शिप रोक सकता है। समझ रहा है? कोई भी सिस्टम हैक करके अगर कल को जहाज़ रोक दिया, या कल को जहाज़ की डायरेक्शन चेंज करके किसी भी एज अ पोटेंशियल वेपन की तरह उसको यूज़ करने लगे, तो इसके लिए ये भी एक चैलेंज है। बहुत डार्क साइड हो जाएगा ना वो वो मुझे नहीं लगता उतना हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का जैसे एक प्रो होता है, वैसे कॉन भी होता है। तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि जो चैलेंजेस है, लेकिन उससे डील करने के लिए हम लोग भी उतने प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है? राइट। तो ये लाइक बेसिक बेसिक बोल सकते हैं कि ये एक ऊपर चढ़ने वाला ही ग्राफ है हाँ, मर्चेंट नेवी बिल्कुल, का। बिल्कुल। एंड उसका कोई स्टॉपेज नहीं है, प्लस नहीं, उसको और रिस्पेक्ट मिलना मिलना चाहिए। हाँ, चाहिए। उसका ड्यू क्रेडिट है, जिसका उसको एक पोटेंशियल है उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर, जो प्रोफ़ेशन के अंदर, वो मुझे लगता है कि अभी उतना नहीं मिल पाया है पूरा। उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, जो मिल सकता है, हम्म। और वो जो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके अवेयरनेस अवेयरनेस के लिए लाइक ऐसा कुछ है कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए उसके अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट सिर्फ। के लिए एक्चुअली बहुत सारे आजकल कैंपेन्स भी चलते हैं हमारे कंपनी की तरफ से। हमारी कंपनी का भी जैसे एक सोशल मीडिया हैंडल है, तो वहाँ पे भी और नई नई चीज़ें कंपनी भी पोस्ट करती है, इनकरेज करती है। जैसे आप अगर कोई अच्छे फोटोग्राफर हो आप, तो अगर आप अच्छे फ़ोटो खींचते हो तो आप कंपनी में भेजो, वो पोस्ट करते हैं उनके इसमें, आपको इवन रिवॉर्ड भी मिलता है उस चीज़ का। अच्छा। हाँ, तो अगर आपने कोई बढ़िया सनराइज़ या कोई एक अच्छी फ़ोटो खींची है, तो आप अगर उसको अपनी कंपनी में भेजते हो, मेरी कंपनी में की तो ये पॉलिसी है, और अगर उनको लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी फ़ोटो है जो हमारे मैगज़ीन पे हो सकती है, तो आपको $100 का एक रिवॉर्ड है। हाँ, तो इस चीज़ की वजह से और भी, मतलब ये चीज़ें जो है वो प्रमोट होती है धीरे-धीरे। मे बी कैंपस अवेयरनेस से भी और थोड़ा अवेयरनेस में भी स्टूडेंट्स में बढ़ेगा हाँ, उसका। एंड उसको उसके वजह से ही शायद और रिस्पेक्ट भी थोड़ा बढ़ने रिस्पेक्ट भी लगेगा। मिलेगा। पॉडकास्ट तो है ही फिर आखिर में। टच वुड। यस। एंड भी आई गेस हम लोगों को और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करना था। भूत वाला तो रह ही गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक अलग अलग पॉडकास्ट होगा ये, जिसमें सिर्फ पैरानॉर्मल एंड बहुत डार्क साइड सी के रिलेटेड जो बहुत डार्क साइड। बस खतरनाक कहानी है। नहीं नहीं, ये सब सब अब नहीं बताना, सब एक एक जहाज पे भूत होते हैं भाई। क्या बोलूँ मैं। चलो, ठीक है, तो ये हम लोग कोई और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये सब कुछ हम लोगों को एक पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो थैंक यू हमारे चैनल पे थैंक आने यू। के लिए, एंड एक बहुत क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, बहुत अच्छा वाला पॉडकास्ट देने के लिए मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग भी। बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये सेम पॉडकास्ट कहीं पे अवेलेबल है, या फिर सेम टॉपिक के रिलेटेड पॉडकास्ट कहीं पे अवेलेबल है, एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड
तुझे कैसा लगा यहाँ मुझे तो भाई तो घर है, कभी भी बुला ले। पे? नहीं, एंड लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और तूने जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो क्वेश्चन भी बहुत रिलेटेबल है एक्चुअली। कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी का जो रिकग्निशन है वो ऐसे ही धीरे धीरे बनेगा। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको भी यही लगता होगा कि शायद मर्चेंट नेवी को उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से तूने जो जो चीज़ें टच करी है, वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों से। या बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, जिनके दिमाग में ये सवाल होंगे कि क्या है, क्या एक्चुअली मर्चेंट नेवी क्या है। मुझे लगता है हम लोगों के पॉडकास्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें यस, एंड वो मोटिव भी वही था कि एक थोड़ा बहुत एक लोगों को समझने मिले कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, एंड रीच कैसे किया जाए इस टॉपिक पे। तो आई होप ये देख के बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा एंड उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। एंड बाकी एंड और एक चीज़ जाने से पहले और एक चीज़, हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू तो बोला है मैंने, बट एक स्मॉल जेस्चर हमारी तरफ से, सॉरी, हमारी तरफ से जो हम हर गेस्ट पर देते, तो गिफ्ट कॉफी विद करण का हैम्पर तो नहीं है यार, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा, करंट से कम भी नहीं है। हाँ बस एक थैंक यू। विथ लव। थैंक यू गाइस। समुद्री दोस्तों, नमस्कार। आज हम उन बहादुर नाविकों को सलाम करते हैं जो भारतीय व्यापारी नौसेना के दिल में बसते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने परिवार और देश से दूर रहकर समुद्र की विशाल लहरों के साथ लड़ाई करते हैं। सोचिए, जब आप और मैं सुरक्षित घर में होते हैं, ये नाविक समुद्र की गहराइयों में होते हैं। हर लहर, हर तूफान उन्हें नए संघर्ष और साहस की परीक्षा में डालता है। ये नाविक न केवल व्यापारिक जहाजों को चलाते हैं, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नाड़ियों को भी संजीवनी देते हैं। जब हम अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से घबराते हैं, ये नाविक अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमें सुरक्षित और संपन्न रखते हैं। हमारे भारतीय व्यापारी नौसेना के ये वीर सिपाही हमें सिखाते हैं कि सच्चा साहस क्या होता है। जब समुद्र का वेग बढ़ता है, तो उनका हौसला और दृढ़ता और मजबूत हो जाती है। वे हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण के साथ जिया जाता है। आज आइए हम मिलकर इन बहादुर नाविकों का धन्यवाद करें, उनके समर्पण, उनके संघर्ष और उनके बलिदान के लिए। भारतीय व्यापारी नौसेना के इन योद्धाओं को सलाम। आपका योगदान, आपकी वीरता और आपका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारतीय